Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about contraindication of some particular vaccines in some particular situations. See, कुछ particular vaccines की कुछ particular contraindications होती हैं, ये एग्जाम में भी आती है एंड ये आपको पता भी होनी चाहिए. ओके, सो उसमें से एक कॉमन कंडीशन है contraindication of vaccines in pregnancy. तो प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है? तो सी ऑल लाइव वैक्सीन्स कंट्राइंडिकेटेड in pregnancy except yellow fever vaccine. So do you know what is the reason behind it? See, तो इसके लिए पहले आपको लाइव वैक्सीन्स का कंसेप्ट समझना होगा. सी लाइव वैक्सीन एक्चुअली लाइव नहीं होती है, ये होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स. सी एटेन्यूएशन का क्या मतलब होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है. सी इफ आप किसी को डायरेक्टली लाइव बैक्टीरिया में वायरस इंजेक्ट कर दोगे तो उसे डिजीज़ हो जाएगी, बट हम तो डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं. तो इसके लिए हम उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को कम करते हैं. दैट इज़ नोन एज रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस. तो उस ऑर्गेनिज्म को हम इस तरह से कल्चर करके मॉडिफाई करते हैं कि अब वो पूरी तरह से डिजीज़ नहीं कर सकता. तो डिजीज़ बॉडी में बहुत ही मिल्ड फॉर्म में करेगा वो, बट उसी टाइम हमें इंश्योर करना होता है कि उसका पूरा जो एंटीजेनिक नेचर है वो मेंटेन्ड हो. सो वी कैन से एटेन्युएशन मीन्स रिडक्शन ऑफ विरुलेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटीजेनिसिटी. इससे बेनिफिट ये होगा कि उस वैक्सीन का एंटीजेनिक नेचर पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और एंटीबॉडी बन जाएगी. तो डिजीज़ बहुत ही मिल्ड फॉर्म में होगी एंड मैक्सिमम क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि कोई सिम्टम भी आया या नहीं है. किसी को कोई सिम्टम आएगा थोड़ा बहुत और किसी को नहीं आता. ओके, और उसकी बॉडी में इम्यूनिटी भी बन जाएगी. तो ये कॉन्सेप्ट होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स का. तो जैसे कि आप लोग को पता होगा ना कि कोविड-19 का जो अभी वैक्सीन्स लग रहा है, कोवैक्सीन है या फिर कोविशील्ड है, तो मैक्सिमम लोगों को सिम्टम्स नहीं आते हैं. कुछ लोगों को हल्की फीवर होती है बट मैक्सिमम को कोई भी सिम्टम नहीं आता. ओके, सेम कंसेप्ट है. सी जनरली लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स एक रूटीन हेल्दी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ईजिली इम्यूनिटी डेवलप कर देता है. बट प्रेगनेंसी जो है ना वो एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट है. प्रेगनेंसी इज ए इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट. तो इफ़ आपने लो इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में एक लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियम इंजेक्ट कर दिया तो वो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियम क्या होगा ना, पूरी तरह से अपने आप को पोटेंट पाएगा और वो इनकम्प्लीट बैक्टीरियम विल फील लाइक अ पोटेंट बैक्टीरियम एंड इट कैन एक्चुअली कॉज द डिजीज़. तो इफ़ सपोज आपने प्रेगनेंसी में टाइफोरल वैक्सीन दी ये सोचकर कि लाइव एटेन्यूएटेड टाइफाइड वैसिलाई तो इम्यूनिटी बनाएगी, तो ये इम्यूनिटी तो बनाती है, बट इफ़ बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हो देन दे विल फील लाइक ए कंप्लीट पोटेंट बैक्टीरियम. They can actually precipitate the disease. So live vaccines are very dangerous in pregnancy, okay, because they can complicate the condition further. See, contraindication में कई जगह एक्सेप्शंस है. डू यू नो कि कौन सी लाइव वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में कभी कभी यूज़ करना अलाउड होता है? तो वो होता है आपको येलो फीवर वैक्सीन्स. इसका रीज़न क्या है कि हम येलो फीवर वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में देते हैं कभी कभी. येलो फीवर जो डिजीज़ होती है ना, इसकी अपनी केस फैटेलिटी रेट जो होता है वो होता है 80% से ज़्यादा, मोर देन 80% होता है. तो इफ़ आपने एक प्रेग्नेंट फीमेल को जो कि हाई रिस्क एंडेमिक एरिया में है जहाँ पे येलो फीवर डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, उस एरिया में अगर वो लेडीज़ रहती है, प्रेग्नेंट लेडीज़, तो वहाँ पे आपने उस लेडीज़ को, उस प्रेग्नेंट लेडीज़ को येलो फीवर की वैक्सीन नहीं दी ये सोचकर कि वो तो डेंजरस हो सकती है क्योंकि लाइव वैक्सीन है, तो हो सकता है कि उसे येलो फीवर हो जाए और चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी फिर उसमें काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा. ओके, तो रिस्क एंड बेनिफिट को कंपेयर करते हुए येलो फीवर वैक्सीन इज परमिटेड ड्यूरिंग हाई रिस्क ट्रांसमिशन एरिया इन प्रेग्नेंट फीमेल ऑल्सो समटाइम्स. ओके, सी एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, विच वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स. इफ़ स्पेसिफाई नहीं किया है
तो आपको पता है कि HIV एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, तो कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होगी? सी ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड। तो अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है तो HIV पॉजिटिव के केस में सारी लाइव वैक्सीन्स कंट्राइंडिकेटेड होगी। बट इफ़ आपके एग्जाम में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन पूछा जाता है तो आपको उस स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आपसे पूछा जा रहा है कि HIV पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक एडल्ट, मीन्स HIV पॉजिटिव तो है बट उसमें अभी कोई सिम्टम नहीं हुए। सिम्टम क्यों नहीं हुए हैं? बिकॉज HIV का जो एवरेज मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, ये इंडिया में होता है अप्रॉक्स 10 ईयर्स का। तो हो सकता है कि फर्स्ट सिम्टम 10 ईयर्स के बाद हो। तो इफ़ अभी कोई सिम्टम नहीं है तो आपको प्रिज्यूम करना होगा कि उसका जो CD4 काउंट है ना वो नॉर्मल है। तो हेल्दी पीपल की तरह आप उसे अभी कोई भी वैक्सीन दे सकते हो। मीन्स अगर एसिम्प्टोमेटिक है, HIV पॉजिटिव बट एसिम्प्टोमेटिक है, देन नो वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड। ओके, सो देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन व्हाटसोएवर। बट इफ़ सिम्टम्स आने लगे हैं, मीन CD4 काउंट अब कम होने लगा है, इम्यूनिटी अब कम होने लग गई है, तो ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड। सिम्टोमेटिक एडल्ट में ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, MMR, वेरिसेला एंड जूस्टर। ओके, तो इन तीनों वैक्सीन को हम दे सकते हैं इफ़ नीड है तो। HIV पॉजिटिव सिम्टोमेटिक एडल्ट में भी हम ये तीनों वैक्सीन दे सकते हैं। इवन दाउ ये लाइव वैक्सीन्स हैं, MMR, वेरिसेला एंड जूस्टर लाइव वैक्सीन है, फिर भी हम दे सकते हैं। इसी तरह से न्यू बॉर्न टू HIV मदर, एक न्यू बॉर्न बेबी है HIV पॉजिटिव मदर का, एंड उसमें कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होती है? इसमें ऑल लाइव वैक्सीन्स कंट्राइंडिकेटेड, इसमें भी जो न्यू बॉर्न है इसमें सारी लाइव वैक्सीन्स कंट्राइंडिकेटेड होती है एक्सेप्ट OPV एंड मिजिल्स। तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में BCG, OPV, मिजिल्स जिसको देना जरूरी होता है उसे हम दे सकते हैं, उस न्यू बॉर्न को जो HIV पॉजिटिव मदर का बेबी है। कुछ रिसेंट स्टडीज़ में पता चला है कि BCG देने से HIV पॉजिटिव न्यू बॉर्न में इट कैन बी डेंजरस बिकॉज इट कैन लीड टू डिसएमिनेटेड BCGosis एंड डेथ ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें ना अभी थोड़ी सी डिबेट है। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर BCG हमें दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्यूनो सप्रेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। तो इसमें इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, तो इस केस में भी लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि इफ लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो क्या हम बाकी वैक्सीन दे सकते हैं? यस, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड, पॉलीसेक्राइड सब यूनिट, फ्रैक्शन वैक्सीन्स और रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स, ये सारे क्या होते हैं? बिल्कुल सेफ होते हैं। नाउ लैक्टेशन में कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होती है? इसमें अप्रॉक्स सारी वैक्सीन सेफ है, नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी वैक्सीन दी जा सकती है, बट येलो फीवर वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो अब ये पैराडॉक्स कैसे? आप तो बोल रहे थे कि मैंने जैसे कहा कि प्रेगनेंसी में येलो फीवर वैक्सीन दे सकते हो, बट लैक्टेशन में येलो फीवर वैक्सीन क्यों कंट्राइंडिकेटेड है? तो प्रेगनेंसी में अगर रिस्क होता है तो हम येलो फीवर वैक्सीन देते हैं। रिस्क जहाँ पे ज़्यादा है येलो फीवर का, वहाँ पे अगर लेडीज़ रहती है तो इसलिए वहाँ पे हम देते हैं, क्योंकि इसका जो फर्टिलिटी रेट है ना वो 80% से ज़्यादा है। बट लैक्टेशन में नहीं दे सकते हैं क्योंकि स्टडीज़ में पता चला है कि येलो फीवर वैक्सीन का वायरस जो है ना वो ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होता है, तो वो न्यूबॉर्न की बॉडी तक पहुँच सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। ओके, और न्यूबॉर्न स्टेट खुद ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होती है, तो उसमें येलो फीवर प्रेसिपिटेट हो सकता है जो कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा। इसलिए येलो फीवर वैक्सीन को लैक्टेशन में अवॉइड करना चाहिए। ओके, नाउ फीवर जनरली मैक्सिमम वैक्सीन्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। ओके, तो सिर्फ टाइफाइड वैक्सीन ही कंट्राइंडिकेटेड होती है फीवर के केस में। नाउ डायरिया, देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन। सारी वैक्सीन इवन OPV का एब्जॉर्प्शन भी सही होता है डायरिया के केस में।
PM, protein energy malnutrition. So protein energy malnutrition, it is not a contraindication for any vaccines in a developing countries like India. Now see, which vaccine is contraindicated in a newborn baby who is having a birth weight below 2 kg. मीन्स एक ऐसा न्यूबॉर्न बेबी जिसका बर्थ वेट जो है ना वो 2 kg से कम है, उसमें कौन सा वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होगा? एंड ही इज़ प्रीमेच्योर बर्थ है तो इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड। सी जनरली प्री मैच्योरिटी या लो बर्थ वेट में बाकी वैक्सीन सेफ होती है, बट हेपेटाइटिस बी के लिए हम चाहते हैं कि या तो बेबी की वेट 2 kg से ज़्यादा हो जाए या फिर बेबी की एज जो है ना वो 2 मंथ्स हो जाए। ओके, उसके बाद ही हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे। इसी तरह से एपिलेप्सी में डीपीटी ना कंट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों डीपीटी कंट्राइंडिकेटेड होता है? बिकॉज ऑफ पर्टूसिस कंट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज पर्टूसिस जो है ना एक न्यूरोटॉक्सिक वैक्सीन है। ओके, सो इट इज कॉम्प्लिकेटिंग द कंडीशन फर्दर, सो इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एक्टिव एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक्टिव प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, सो दैट, और पर्टूसिस जो है ना वो एक पर्टूसिस का जो वैक्सीन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक वैक्सीन है, इसलिए ये इसमें कंट्राइंडिकेटेड होता है। सी सेरेब्रल पाल्सी, सी नो वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन सेरेब्रल पाल्सी। सी इफ आप देखो तो सेरेब्रल पाल्सी भी तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो फिर इसमें क्यों कोई वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड नहीं है? इवन पर्टूसिस भी हम दे सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एपिलेप्सी इज ए एक्टिव प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, एक्टिव प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और पर्टूसिस से प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्टिव प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज में। ओके, आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे कि सेरेब्रल पाल्सी इज ए स्टैटिक टाइप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मीन्स जो सेरेब्रल पाल्सी है ना वो नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सो इसमें पर्टूसिस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ लेट्स डिस्कस ए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन एपिडेमिक ड्यूरिंग एपिडेमिक? तो इसका जेनेरिक आंसर है कि ऑल वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट मिजल्स। मैं आगे बताऊंगी कि मिजल्स क्यों कंट्राइंडिकेटेड नहीं होता एपिलेप्सी में। फर्स्ट वी सी व्हाई ऑल वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग एपिडेमिक। तो इफ एपिडेमिक चल रहा है तो वैक्सीन जो है ना वो बच्चों को दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर देते हैं तो कितने को प्रोटेक्शन मिलेगी? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो आप समझो कि हम क्यों एपिडेमिक में वैक्सीन देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसके लिए एक एपिडेमिक का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। इसे चैप्टर ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में एपिडेमिक्स जो होता है ना वो मैक्सिमम रेस्पिरेटरी या डायरियल डिजीज़ से होती है। तो इफ़ आप इन रेस्पिरेटरी एंड डायरियल डिजीज़ को देखो लाइक मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, पर्टोसिस, एंड जो डायरियल डिजीज़ है इन्फ्लुएंजा, सॉरी ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, डायरियल डिजीज़ हो गया कोलेरा, फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड। ओके, तो ज़्यादातर इनसे जो एपिडेमिक फॉर्म होती है उनमें क्या होता है ना कि सडन राइज ऑफ केसेस एंड सडन फॉल इन नंबर ऑफ केसेस होता है। तो सिंगल जो पॉइंट एक्सपोजर होता है ना, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक होता है ये। ओके, तो इफ़ आप इस टाइम में वैक्सीन्स देते हो तो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? सी इफ़ आप इनमें से किसी भी डिजीज़ को देखो जिनसे इंडिया में एपिडेमिक्स होती है, चाहे वो डायरियल हो या रेस्पिरेटरी हो, इनका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी कम होता है, लेस देन 21 डेज होता है। फॉर एग्जाम्पल डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 डेज, टाइफाइड का है 10 to 14 डेज, कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 2 डेज। तो सारे का इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन 3 वीक्स है, और वैक्सीन को प्रोटेक्शन बनाने के लिए चाहिए 6 to 8 वीक टू फॉर्म इम्यूनिटी। ओके, तो इफ़ आपने सारे बच्चे को वैक्सीन दे भी दी तो उनमें प्रोटेक्शन आएगी 6 to 8 वीक के बाद। सो मैक्सिमम जो
इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कॉमन एपिडेमिक में वो होता है मोर देन 21 डेज का। तो इस बीच में इफ उनमें से कोई भी बच्चा किसी केस के कांटेक्ट में आ गया तो उसे क्या होगा, इमीडिएटली डिजीज हो जाएगा 21 डेज के अंदर, यानी 3 वीक के अंदर। तो ऐसी वैक्सीन का कोई बेनिफिट ही नहीं है जिसको आपने दे भी दी, प्रोटेक्शन बॉडी में बाद में बनेगी, और इफ़ वो किसी केस के कांटेक्ट में आ गया और उसको पहले से ही डिजीज़ हो जाएगी। तो इफ़ डिजीज़ हो गई तो वैक्सीन देने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सी, इनमें से रेस्पिरेटरी डिजीज़ ऐसी हैं जो विंटर में ज़्यादा होती हैं, तो कुछ नेक्स्ट ईयर दोबारा वो एपिडेमिक होने के चांसेस है। मीन्स जो नेक्स्ट ईयर होगा फिर से इसका वेव आएगा और फिर से डिक्रीज करेगा केसेस। ओके, तो इफ़ आप दोबारा वैक्सीन देना चाहोगे फिर से एपिडेमिक में, तो एपिडेमिक में फिर से आप वैक्सीन देना चाहोगे, फिर से क्या होगा कि जो डिजीज़ का है इंक्यूबेशन पीरियड वो है आपको 21 डेज से कम। तो 21 डेज से कम है तो डिजीज़ पहले हो जाएगी, एंड वैक्सीन का प्रोटेक्शन के लिए चाहिए 6 to 8 वीक। तो प्रोटेक्शन वैक्सीन का बाद में मिलेगा, तो प्रोटेक्शन तो मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि आपको डिजीज़ पहले हो गई, तो बेनिफिट फिर से नहीं होगा। सो दैट एपिडेमिक डिजीज़ में वैक्सीन कब देना चाहिए, 2 एपिडेमिक वेव के बीच में। मीन्स जब पहले एपिडेमिक की टेल आ रही हो, इसकी टेल आ रही हो, मीन्स जब केसेस कम हो रहे हो तब आप इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करो, ताकि जब तक एपिडेमिक की जो नेक्स्ट वेव है वो नेक्स्ट वेव फॉर्म आए तब तक उन सब बेबी के बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हो। तो इस पर क्वेश्चन आता है, वैक्सीन्स आर इंडिकेटेड इंटर एपिडेमिकली बट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इंट्रा एपिडेमिकली। 2 एपिडेमिक के बीच में, एपिडेमिक के बीच में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, बट 2 एपिडेमिक वेव के बीच में हम वैक्सीन को देते हैं। ओके, नाउ सी एक्सेप्शंस। तो मीजल्स की वैक्सीन जो है इसको हम एपिडेमिक में ज़रूर देते हैं, क्योंकि इस टाइम में एपिडेमिक के बीच में ही इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट बिहाइंड इट। सी, मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज का। ओके, सी, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में जहाँ रेंज न देकर अलग अलग चॉइसेस दी थी। क्वेश्चन था मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 10 डेज, 12 डेज, 14, 16 डेज। ओके, तो इसमें सुटेबल आंसर हमें 10 डेज मार्क करना है। क्यों? क्योंकि अदर सारे वैक्सीन में सिम्टम वेरिएबल पीरियड में आते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी का ही आप इंक्यूबेशन पीरियड देखो तो ये होता है 45 डे टू 180 डे। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ लोगों को 45 डे के बाद सिम्टम आता है एंड कुछ लोगों में 180 डे तक सिम्टम आता है। ओके, तो मैक्सिमम डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है, मीन्स रेंज में होता है, बट मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डे जो है वो मिनिमम टू मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है, ये एक रेंज नहीं है। इसका एक पार्टिकुलर मीनिंग है कि 10th डे पर फीवर स्टार्ट होता है, फीवर अपीयर होता है 10th डे पर, एंड 14th डे पर रैसेज आते हैं, रैसेज अपीयर होता है। तो इफ़ हमें सिंगल आंसर मार्क करना है तो इंक्यूबेशन पीरियड की डिफिनीशन आपको पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड की डिफिनीशन क्या होती है, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। मीन्स जो फर्स्ट साइन और सिम्टम जो अपीयर होता है उसी को तो हम बोलते हैं ना कि इंक्यूबेशन पीरियड उसी टाइम से तो लेते हैं। तो इसलिए इसका सिंगल आंसर होगा 10th डे, क्योंकि 10th डे पर सिंगल जो फर्स्ट जो सिम्टम आ रहा है वो आ रहा है आपको फीवर। ओके, सी, एक और क्वेश्चन है, मीजल्स इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन। सी, इट इज़ ए लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। तो जब आप मीजल्स वैक्सीन देते हो किसी बच्चे को तो वो लाइव होने के कारण बच्चे के बॉडी में एक मिल्ड मीजल्स करती है, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंड उसे हम कहते हैं वैक्सीन इंड्यूस्ड मीजल्स। ओके, सी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 डेज का। तो वैक्सीन इंड्यूस्ड मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 7 डेज का। ये सिंगल एक ऐसी वैक्सीन है जो नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होने से पहले बच्चे के बॉडी में प्रोटेक्शन दे सकती है, इफ़ उसे वैक्सीन टाइम पर दी जाए तो। ज़्यादातर दूसरे वैक्सीन में डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है एंड वैक्सीन को इम्यूनिटी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, नाउ सपोज मीजल्स का एपिडेमिक
अभी आपके कम्युनिटी में चल रहा है, तो आप सारे बच्चे को मीजल्स वैक्सीन देना स्टार्ट कर दो। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैक्सिमम बच्चों को प्रोटेक्शन 7 डेज़ के अंदर बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इफ़ वे किसी मीजल्स के कांटेक्ट में आ भी जाते हैं, मीजल्स के केस के कांटेक्ट में, तो भी उनमें 10th डे पर साइन या सिम्टम अपीयर नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन मिलते ही 7 डेज से इम्यूनिटी बनना स्टार्ट हो गई रहेगी। सी वन हायर लेवल अप्लाइड क्वेश्चन, पोस्ट एक्सपोजर टू बी इफेक्टिव मीजल्स वैक्सीन मस्ट बी यूज्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ एक्सपोजर। मीन्स जो एक्सपोजर के बाद में अगर सपोज कि कोई बच्चा मीजल्स के केस से एक्सपोज हो गया, तो उसके बाद हम उसे वैक्सीन दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कब तक दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज बच्चा कोई एक आज एक्सपोज होता है मीजल्स वायरस से, एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड है आपको 10 डेज। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज, तो इसका फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होगा ना, वो तो 10th डे पे अपीयर होगा। एंड आपको पता है कि वैक्सीन को प्रोटेक्शन बनाने के लिए चाहिए 7 डेज, वैक्सीन को प्रोटेक्शन बनाने के लिए चाहिए 7 डेज। तो आप वैक्सीन दे सकते हो विद इन फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज तक आप वैक्सीन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3rd डेज से 10 डे तक 7 डेज का टाइम बच रहा है। अगर 3rd डे तक भी अगर आप वैक्सीन देते हो, एक्सपोज होने के बाद, केसेस से एक्सपोज होने के बाद अगर 3rd डे पर भी अगर आप वैक्सीन देते हो, तो फिर यहाँ पे 7 डेज का उसको टाइम मिल जाएगा वैक्सीन को अपना इम्यूनिटी बनाने के लिए, इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट करने के लिए। ओके, नाउ क्लियर। बट इफ़ आप अगर 4th डे, 5th डे, 6th डे एक्सपोजर के 3rd डे के बाद कभी भी अगर आप वैक्सीन देते हो, तो उससे क्या होगा, उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बिकॉज 4th डे, 5th डे, 6th डे अगर आप देते हो, तो फिर उसका जो इम्यूनिटी बनना स्टार्ट होगा वो होगा 11th, 12th, 13th डे पे। तो उससे क्या होगा, तब तक तो 10th डे पे डिजीज़ का सिम्टम अपीयर हो चुका रहेगा। ओके, सी पोस्ट डिजास्टर विच वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड। मीन्स डिजास्टर के बाद में कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होती है। तो इफ़ हम कॉमन नेचुरल डिजॉर्डर देखें लाइक अर्थक्वेक, फ्लूड, तो इसके बाद भी काफ़ी डिजीज स्प्रेड होती हैं, बट सेम कॉन्सेप्ट है इसमें एपिडेमिक के तरह ही। ऑल वैक्सीन्स आर कंट्राइंडिकेटेड पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर के बाद भी सारी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, क्योंकि डिजास्टर के बाद जो कॉमन डिजीजेज होती हैं ना, स्प्रेड होती हैं, वो होती है डायरियल और रेस्पिरेटरी डिजीज। सो इफ़ आपने उनकी वैक्सीन यूज़ की, तो वैक्सीन की प्रोटेक्शन बाद में आएगी, और शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड होने की वजह से पहले ही इफ़ कोई कांटेक्ट में आ गया तो उसे डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। ओके, सो इसमें भी सेम एक्सेप्शन है, पोस्ट डिजास्टर में भी सारे वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है, बट इसमें भी सेम एक्सेप्शन है एपिडेमिक की तरह, कि इसमें भी हम मीजल्स की वैक्सीन दे सकते हैं, मीजल्स की वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो 7 डेज में ही इसमें प्रोटेक्शन बन जाता है, क्योंकि मीजल्स का जो नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 डेज का होता है, एंड 10 डेज के बाद सिम्टम अपीयर होगा, जबकि 7 डेज में आपको प्रोटेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम कई सारे वैक्सीन साथ तो देते हैं, आपको पता होना चाहिए, बट 2 ऐसी वैक्सीन्स हैं जिसे आप एक साथ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन से इंटरफेयर करती हैं, एंड ये है आपको येलो फीवर एंड कोलेरा वैक्सीन्स। इफ़ आप इनको एक साथ देने की कोशिश करोगे, देन इन दोनों वैक्सीन्स को, तो दोनों में से किसी की भी ऑब्जर्प्शन नहीं होगी। सो WHO की गाइडलाइन कहती है कि इफ़ येलो फीवर एंड कोलेरा दोनों की वैक्सीन देनी है, देन मेंटेन ए गैप ऑफ एटलीस्ट 3 वीक, 3 वीक का गैप जरूर होना चाहिए दोनों के बीच में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट adverse events following immunization. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you first. Okay, thank you.